नमस्कार दोस्तों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर आपका स्वागत है। आज फिर हाजिर है एक नई क्लास लेकर जीके एंड जीएस की जो मैराथन क्लास है, ऑनलाइनर है। इसमें आज ये क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑनलाइनर वो लेकर हम आए हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो 500-600 के आसपास आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्लास है ये भारतीय लेवल या कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो क्लास की शुरुआत करती है। अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है 3रा। भारत की अर्थव्यवस्था है विकासशील अर्थव्यवस्था है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? चीन की है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की है। भारतीय अर्थव्यवस्था का एशिया में स्थान है, तो एशिया में कौन सा स्थान है? 3रा स्थान है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? रूस। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश है अमेरिका। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश है। भारत में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, तो कैसा स्वरूप है? भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, मिश्रित अर्थव्यवस्था उसका क्या तात्पर्य है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व है, यानी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करती है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आरंभ हुआ था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का आरंभ कब हुआ? 1948 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? केस ने। तृतीय विश्व या थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयुक्त होता है विकासशील देश के संदर्भ में। जो विकासशील देश है इसे तीसरी दुनिया भी कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा आधार है? कृषि। देश में कृषि कार्य में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति देश के कृषि कार्य में लगे? 52%। वर्ष 2013-14 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है, यानी 2013-14 के अनुसार सकल जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 13.9%। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात बंद हो जाना ही बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी संबंधित है, तो एमएसपी किससे संबंधित है? कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला संस्था है, तो ये एमएसपी कौन लागू करती है? तो ये कृषि एवं लागत मूल्य आयोग सीएसीपी ये एमएसपी लागू करता है। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू किया गया था, तो कब किया गया? 1920 ईस्वी में बड़ौदा में। चकबंदी के 2 प्रकार है, तो चकबंदी के कितने प्रकार है? 2 प्रकार कौन कौन से है? एक प्रकार ऐच्छिक है, दूसरा अनिवार्य है। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1921 में पंजाब से। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 में मध्य प्रदेश से। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 मध्य प्रदेश से। जोतों का आकार सबसे कम है, जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में है? केरल में। जोतों का आकार सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक किसमें है? राजस्थान में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी, जो राष्ट्रीय कृषि योजना बीमा है वो कब लागू की गई? 1999 से 2000 में। भारत में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है, तो सर्वाधिक कौन से जोते हैं? सीमांत जोते हैं, ये इन जोतों का प्रकार सर्वाधिक है। भारत में कृषि वर्ष माना जाता है, तो कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या माना जाता है? भारत में कृषि वर्ष माना जाता है। रबी की फसल बोई जाती है, तो रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल बोई जाती है, तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल है, तो रबी की कौन कौन सी फसल है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब किसकी फसल है? ये रबी की फसल है। खरीफ की फसल कौन सी है?
तो चावल, बाजरा और मक्का ये सब किसके है? बाजरा और ही हो जाती है, मोठ, मूंग, ये सब किसकी फसल है? ये खरीफ की फसल है। जायद की फसल कौन कौन सी है? जायद की फसल है ककड़ी, तरबूजा, खीरा, सब्जी, ये सभी किस में आती है? जायद की फसल में आती है। भारत की मुख्य खाद्य फसल है, तो मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966 से 1967 के आसपास में शुरुआत हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है, तो हरित क्रांति का भारत में कौन जन्मदाता है? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माना जाता है, यानी विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित फसल है, तो सबसे अधिक कौन सी फसल प्रभावित हुई थी? वो तो गेहूं। भारत में हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, तो कृषि मंत्री कौन थे हरित क्रांति के समय? CS सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक देश है, तो हरित क्रांति का कौन सा देश जनक देश है? तो फिलीपींस। भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी, तो किस राज्य में सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी? वो था पंजाब। पंजाब में सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी। पीली एवं भूरी क्रांति संबंधित है, पीली एवं भूरी क्रांति किससे संबंधित है? पीली तो तिलहन से और भूरी उर्वरक से संबंधित है। लाल एवं गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति तो मांस से है और गुलाबी क्रांति है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है। श्वेत एवं रजत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है और रजत क्रांति अंडे से संबंधित है। बादामी तथा गोल क्रांति किससे संबंधित है? बादामी क्रांति तो मसाला उत्पादन से और गोल क्रांति है वे आलू उत्पादन से संबंधित है। नीली तथा कर्षण क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है तथा कर्षण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। सभी क्रांतियों का सम्मिलित है, तो सभी क्रांतियों को अगर सम्मिलित रूप में कैसे, तो वो कौन सी क्रांति है? इंद्रधनुषी क्रांति। भारत में गरीबी का मापन का आधार है, भारत में गरीबी का मापन का क्या आधार है? न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन भोजन में होना चाहिए, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक दिन में एक व्यक्ति को कितना भोजन मिलना चाहिए? तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी उसको भोजन मिलना चाहिए। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है, तो भारत में गरीबी का आकलन किससे किया जाता है? लकड़वाला फॉर्मूला के आधार पर भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। लकड़वाला फॉर्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो कब की गई थी? 11 मार्च 1997 को योजना आयोग द्वारा लकड़वाला फॉर्मूला को स्वीकृति दी गई थी। सभी राज्यों के लिए गरीबी की अलग अलग कितनी रेखाओं का निर्धारण किया गया है? तो 35 रेखाओं का निर्धारण किया गया है। निर्धनता अनुपात के मामले में अग्रणी राज्य है, तो निर्धनता के मामले में कौन अग्रणी राज्य है? तो वो है उड़ीसा। निर्धनों में सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है, तो निर्धनता में सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है अनैच्छिक। अदृश्य प्रश्न छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है कृषि क्षेत्रों में। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, तो मौसमी बेरोजगारी किस में पाई जाती है? कृषि क्षेत्रों में। यानी कृषि क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी इस प्रकार पाई जाती है, जैसे कोई किसान है, बारानी खेत बाता है या खेत जोतता है, तो बारानी खेत है वो 6 महीने यानी बरसात के मौसम में ही निर्भर करता है, बरसात के बाद में 6 महीने वह बेरोजगार हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जो 6 महीने तो किसान के पास में काम होता है और 6 महीने काम नहीं होता है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है, तो भारत में किस प्रकार का बेरोजगारी का स्वरूप है? संरचनात्मक एवं ढांचागत बेरोजगारी है। संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी कैसी होती है? दीर्घकालीन होती है। ये संरचनात्मक बेरोजगारी मुख्य पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े तैयार किए जाते हैं। भारत में जो बेरोजगारी है उससे संबंधी जो आंकड़े है वो कौन तैयार करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, तो कौन सी है? मौसमी बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, तो प्रत्यक्ष बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? प्रत्यक्ष बेरोजगारी।
व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी। मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर जारी करता है, यूएनडीपी 1990 से ये जारी करता है। मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान, जो 2016 में मानव विकास सूचकांक प्राप्त हुए थे, जारी हुए थे, उसमें भारत का कौन सा स्थान था? 131वां स्थान था 188 देशों में से। मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार है, तो एसडीआई का आकलन का क्या आधार है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। एसडीआई 2016 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे और अंतिम स्थान पर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी हुई थी। तो कब जारी हुई? अप्रैल 2002 में। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? योजना आयोग। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है, तो पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1974 और 75 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज का सर्वांगीण विकास करना। 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, तो 20 सूत्री जो मांगे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी निवारण एवं रहन सहन के स्तर को सुधारना। ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं हेतु रोजगार प्रशिक्षण की शुरुआत हुई थी, तो ये कब शुरुआत हुई थी? 15 अगस्त 1979 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। एनआरईपी की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बाल विकास कार्य प्रारंभ हुआ था, तो वो कब हुआ? 1982 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 को। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1978 में। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम तैयार की गई थी 1985 में राजीव गांधी के काल में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2001 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। नरेगा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। नरेगा का मुख्य उद्देश्य है 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराना। भारत में 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य है बिहार। सर्वप्रथम सहकारी संगठन की स्थापना हुई थी 1904 में। सरकारी क्षेत्रों में सरकारी हिस्सेदारी कम करना कहलाता है विनिवेश। किसी देश द्वारा आयात पर लगाया गया कर कहलाता है टैरिफ। कोर सेक्टर का उद्योग कहा जाता है। सीमेंट, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी इत्यादि को। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। विकलांगों के लिए संगम योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1996 को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था की स्थापना की गई थी 1977 ईस्वी में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था का मुख्यालय है हैदराबाद में। नगरपालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत है चुंगी कर। रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 1972-73 में सर्वप्रथम किया गया था महाराष्ट्र में। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। बिग पुश सिद्धांत दिया था रोडन ने। मृदा समिति संबंधित है सहकारी आंदोलन से। अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2000 को। अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी योजना ने।
सॉरी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था ये, तो ये योजना का प्रारंभ। इंदिरा गांधी आवास योजना आरंभ की गई थी 1985-86 में। सब जलधार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2002 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 15 अगस्त 2008 से। प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई 2 अक्टूबर 1993 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई दिसंबर 2000 को। काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 14 नवंबर 2004 को आंध्र प्रदेश में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी 2000 से 2001 में। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यूनेस्को द्वारा निर्धारित सीमा है 2015 तक। हरियाली योजना का शुभारंभ किया था 27 जनवरी 2003 को। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुआ था 2003-04 में। भारत निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 16 दिसंबर 2005 को नई दिल्ली में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी 1 अक्टूबर 2007 को। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1993 को। भारत निर्माण योजना की शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 2005 को। प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना का प्रारंभ हुआ था 2009 से 10। राष्ट्रीय आय का सामान्य अर्थ होता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। भारतीय में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था भारतीय ने, तो कौन था वो? दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में। भारत में राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। राष्ट्रीय आय के गणना का आधार वर्ष है 2004-05। पहले 1999 से 2000 का था, अब 2004-05 है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कराई थी 1977 में। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है। श्वेत पत्र जारी करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह, स्टॉक नहीं। राष्ट्रीय आय क्या है? एक प्रवाह है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था अगस्त 1949 में PC महल नोबिस की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी 1951 में। 2014-15 में GDP में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। तो प्राथमिक क्षेत्र का 17.6, द्वितीयक क्षेत्र का 29.7 और तृतीयक क्षेत्र का 52.7% योगदान है। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया था 1948 से 49 में दिया था वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय गणना का नया आधार 2011-12 में सबसे कम योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का अर्थात कृषि का। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य पालन से। द्वितीय क्षेत्र संबंधित है उद्योग, निर्माण, खनन, विनिर्माण, विद्युत तथा जलपूर्ति से। तृतीय क्षेत्र संबंधित है सेवा, बैंकिंग, बीमा, परिवहन और व्यापार से। भारत के GDP में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य है महाराष्ट्र 13.29 इनका योगदान है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे अग्रणी देश है जापान। प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाता है CSO। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश है हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्ण। किसी भी देश
आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है। प्रति व्यक्ति आय। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। वित्त आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 280(1). वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है 5, अध्यक्ष सहित 5 होते हैं। ये वित्त आयोग का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होता है राष्ट्रपति। 14वें वित्त आयोग का गठन हुआ था नवंबर 2012 में। वित्त आयोग के वर्तमान 14वें अध्यक्ष है वित्त आयोग के 14वें अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। वित्त आयोग का वर्तमान कार्यकाल है वित्त आयोग का मुख्य कार्य है वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना। भारत में योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय है योजना आयोग। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने 1950 में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग संस्था थी परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक थी। योजना आयोग का गठन किस समिति से हुई थी? 1946 में गठित नियोग समिति के सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली की। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन कार्य करता है? नीति आयोग। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को दर्जा प्राप्त है केंद्रीय मंत्री का। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रथम सीईओ कौन था? सिंधु श्री खुल्लर और उसके बाद में अमिताभ कांत था। इंडिया विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लक्ष्य निर्धारित किया गया है 9%। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद संस्था है गैर संवैधानिक संस्था है। ये सुपर कैबिनेट या अति मंत्रिमंडल कहा जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद को। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है तो मुख्य कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। भारत में योजना का स्वरूप है तो भारत में योजना का कैसा स्वरूप है? मिश्रित है स्वरूप। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक को लिखा है विश्वेश्वरैया ने 1934 में लिखा था। गांधी योजना को तैयार किया था। गांधी योजना को तैयार किसने किया था? श्री मन्नारायण ने 1944 में। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था। सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। बॉम्बे प्लान 15 पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 8 उद्योगपतियों द्वारा 1944 में। जन योजना निर्मित की गई थी श्री एम.एन. रॉय द्वारा अप्रैल 1945 में। योजना से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम अपनाने वाला देश है रूस। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में।
आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची है 7वीं अनुसूची। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ था 1951 में। भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्यों की सरकार पर। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय योजना समिति है उसकी स्थापना हुई थी 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1949 में। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है, तो किससे प्रेरित है? रूस से। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था, प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी उसका काल क्या था? 1951 से 56 के बीच में। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता या बल किस पर दिया गया था? कृषि पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल था 1956 से 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस के मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो सर्वोच्च प्राथमिकता किस में दी गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? दूसरी योजना के काल में इनकी स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा प्रारंभ किया था 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा की जगह पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन, अधिक वितरण का नारा दिया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में व्यक्तिगत रूप से सहायता राशि प्रदान करने वाला कौन राष्ट्र है? जापान। तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल था 1961 से 1966 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? डोमर सवर्दी मॉडल पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं सब प्रफुल्लित बनाने को। अब तक की सबसे असफल योजना है तृतीय पंचवर्षीय योजना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य था, तो उसका विकास दर लक्ष्य तो 5.6 था और प्राप्ति दर लक्ष्य था 2.8। तृतीय पंचवर्षीय योजना का असफल का कारण था भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीन युद्ध 1962 एवं भयंकर अकाल। इसी कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। भारत में 3 वार्षिक योजनाओं का काल था 1966 से 69 तक। 3 वार्षिक योजनाओं को की संज्ञा दी थी। 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? योजना अवकाश की। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी योजना अवकाश के समय 1966-67 में। चतुर्थ योजना का काल था 1969 से 74 तक। चतुर्थ योजना की रूपरेखा तैयार की थी, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? डीआर गॉडगिल ने। गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है चतुर्थ योजना को। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य है स्थिरता के साथ विकास। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थिरता के साथ विकास करना। 5वीं योजना का काल था, यानी 5वीं योजना का काल कब से कब तक थी? 1974 से 1979 तक पंचवर्षीय योजना यानी 5वीं योजना थी। 5वीं योजना की रूपरेखा तैयार की थी, तो 5वीं योजना पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? डीपीआर दर ने। 5वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो 5वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। 1 वर्ष पूर्व में ही समाप्त योजना थी, तो पंचवर्षीय योजना है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था 5वीं योजना काल में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ था 5वीं योजना में। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू हुआ था 5वीं योजना में। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान का काल था 1978 से 80। अनवरत योजना देन है गुन्नार मिर्डल की। अनवर योजना के प्रतिपादक थे रेगनर फ्रिस। अनवरत योजना आधारित थी गांधीवादी मॉडल पर।
छठी योजना का काल था 1980 से 85। नाबार्ड की स्थापना हुई थी छठी योजना काल में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी छठी योजना काल में। सातवीं योजना का काल है 1985 से 90 तक। सातवीं योजना की रूपरेखा तैयार की थी रामकृष्ण हेगर ने। इंदिरा आवास योजना 1985-86 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था। तो ये सातवीं योजना काल में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 प्रारंभ हुआ था सातवीं योजना काल में। आठवीं योजना का काल था, तो आठवीं योजना का काल कौन सा था? 1992 से 97 तक। आठवीं योजना की रूपरेखा तैयार की थी, तो आठवीं की योजना की रूपरेखा तैयार किसने की थी? प्रणब मुखर्जी ने। आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास। अब तक की सर्वाधिक सफल योजना थी आठवीं पंचवर्षीय योजनाएं। आठवीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य क्या था? तो इसका योजना का विकास दर लक्ष्य तो 5.6 रखा गया था और इसकी प्राप्ति दर लक्ष्य है वो 6.8 प्राप्त हुआ था। महिला समृद्धि योजना तथा रोजगार बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था आठवीं योजना काल में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 की शुरुआत हुई थी आठवीं योजना काल में। नौवीं पंचवर्षीय योजना का काल था, नौवीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका काल क्या था? 1996 से 2002 तक। नौवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो जो नौवीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। 10वीं योजना का काल था, 10वीं योजना का काल कब से कब तक था? 2002 से 2007 तक। अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना है तो 10वीं योजना है। 10वीं योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य है। विकास दर लक्ष्य तो 8 रखा गया था और प्राप्ति दर लक्ष्य है वो 7.6 रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 2007 से 2012 तक। 12वीं वर्तमान में कार्यरत योजना है, तो वर्तमान में कौन सी कार्यरत योजना है? 13वीं योजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 2017 तक। विकास दर का लक्ष्य 9 रखा गया है इसमें। 12वीं योजना के ड्राफ्ट में योजना आयोग ने समृद्धि दर को कितना लक्षित किया था? 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में विकास दर कितना अनुमानित किया गया था? 4%। विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर 10%। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई है तो वो क्या है? रुपया। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम है नीतिगत दस्तावेज। मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है प्रति 6 माह के लिए। रुपये को पहली बार ढाला गया था 1942 ईस्वी में शेरशाह सूरी के शासनकाल में। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन हुआ था 1942 में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा या करेंसी का प्रचलन हुआ था 1862 में। भारत में 10 मुद्रा प्रणाली प्रारंभ हुई थी 1 अप्रैल 1957 से। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना क्या कहलाता है? अवमूल्यन। भारत द्वारा अवमूल्यन हुआ था 3 बार हुआ था, 1949 में, 1966 में और 1991 में। भारत में सिक्कों के 4 टकसालें हैं। यानी भारत में सिक्कों की 4 टकसालें हैं सिक्के डालने की। वो कहाँ है? मुंबई में है जो 1830 में स्थापित हुई थी। कोलकाता में है 1950 में स्थापित हुई। हैदराबाद में 1903 में स्थापना हुई थी और नोएडा 1989 में स्थापना हुई थी। देश में करेंसी कागजी नोटों का मुद्रण होता है। तो कागजी नोटों का मुद्रण कहाँ होता है? करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में होता है। 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट छापती है। तो कौन छापती है? बैंक नोट प्रेस छापती है। ये देवास मध्य प्रदेश में स्थित है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की छपाई होती है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में।
₹1 के नोट और उससे कम राशि की करेंसी सिक्के जारी किए जाते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा। ₹1 से अधिक के नोट और सिक्के जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ₹1 नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का। ₹1 से अधिक के सभी नोटों पर हस्ताक्षर होता है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। ₹1 से अधिक के सभी नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली है न्यूनतम कोष प्रणाली। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया था। ये कब अपनाई गई थी? अक्टूबर 1956 में अपनाई गई थी। ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा प्रचलन से। प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। मुद्रास्फीति एक स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ती और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति से हानि होती है देनदार को। मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी या लेनदार को। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2004-05। नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की संख्या है 1224, पहले 435 वस्तु में थी। मुद्रा अस्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है कहलाती है हॉट मनी। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तित घोषित किया गया 19 अगस्त 1994 को। यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देशों में प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 1999 में। वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाले राष्ट्रों की संख्या है 19वां देश लिथुआनिया। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। भारत में सब विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है रत्न एवं आभूषण से। विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष है चीन के पास। सबसे महंगी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की थी 1974 में। भारतीय रुपये के नए पहचान चिन्ह है ये इस प्रकार रह लिखा हुआ है बीच से कटा हुआ है। नए चिन्ह आर का डिजाइन तैयार किया था तो इसका डिजाइन किसने किया था? IIT मुंबई के D उदयन कुमार ने। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा विनिमय दर निश्चित की जाती है मुद्रा की आपूर्ति और मांग पर। सरकारी क्षेत्रों में सरकारी हिस्सेदारी कम करना कहलाता है विनिवेश। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार कहलाता है हवाला। मुद्रा का कार्य है मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण एवं मूल्य का संचय। मुद्रा स्वयं मुद्रा निर्माण करती है यह कथन है क्रॉमर का। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति है वह कहलाती है गर्म मुद्रा या हॉट मुद्रा। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसे शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति है वो कौन सी है? हॉट मुद्रा। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो कहलाती है हार्ड करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो वह कहलाती है सॉफ्ट करेंसी। विकसित देशों की मुद्रा प्राय होती है हार्ड करेंसी होती है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति। मुद्रा आपूर्ति को सर्वाधिक तरल माप क्या है? M1। किस संगठन को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? M3 को। मुद्रा पूर्ति का M3 संगठन प्राप्त करने के लिए किस संगठन में बैंकों की समय जमा राशि को जोड़ा जाता है? M1 को। फेरा का मुख्यालय कहाँ है? फेरा का मुख्य उद्देश्य था तो फेरा का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी मुद्राओं का संरक्षण करना। मुद्रा पूर्ति का M4 संगठन प्राप्त करने के लिए M3 में जोड़ी जाती है डाकघरों की कुल जमा राशि। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति के संगठनों में
1 से M4 तक जाने पर तरलता की मात्रा कैसी होती है? तो तरलता की मात्रा घट जाती है। फेमा 2000 का उद्देश्य है, फेमा 2000 का उसका उद्देश्य क्या है? विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को सुविधाजनक बनाना। गिल्ट एज बाजार संबंधित है, सोना चांदी या सराफा से। किस बजट में भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तित बनाया था? 1993-94 के केंद्रीय बजट में। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में विदेशी संचय का प्रतिरक्षक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम कोष प्रणाली। प्रत्यक्ष कर है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर और उपहार कर। ये सब क्या है? प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से है? अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क। ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन कर, धन पर कर। ये सभी क्या है? केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले, राज्य सरकार कौन से वसूल करती है? भू राजस्व कर, कृषि आय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, मोटर वाहन कर। ये सभी कर है, ये राज्य सरकार लगाती है। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति थी चिलेहिया समिति। चिलेहिया समिति का गठन हुआ था अगस्त 1991 में। राज्य सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होती है बेट से। राज्य सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होती है, तो आय किससे प्राप्त होती है? बेट से। पहले बिक्री कर से होती थी, अब बेट से होती है। केंद्र सरकार की आय का बड़ा स्रोत है, केंद्र सरकार की आय का बड़ा स्रोत क्या है? निगम कर या प्रत्यक्ष कर। केंद्र की सर्वाधिक निवल नेट राजस्व की प्राप्ति होती है सीमा शुल्क से। सेवा कर की वर्तमान स्थिति है, तो सेवा कर की वर्तमान स्थिति क्या है? 12 से 36%। पहली बार सेवा कर का आरोपण किया था 1994-95 में चिलेहिया समिति की स्तुति पर। भारत में जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। प्रत्यक्ष कर संहिता लोकसभा में प्रस्तुत हुआ 20 अगस्त 2010 को। नया प्रत्यक्ष कर संहिता स्थान ग्रहण करेगा 1961 के आयकर अधिनियम का। नया प्रत्यक्ष कर संहिता लागू होगा अप्रैल 2012 से। ये नया प्रत्यक्ष कर संहिता ये लागू होगा। सर्विस टैक्स की उगाही करता है आयकर विभाग। रेखा समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। वाचु समिति किससे संबंधित थी? प्रत्यक्ष कर एवं जांच से। गो समिति किससे संबंधित थी? बैंकों से धोखाधड़ी रोकने के उपाय के लिए। शेयरों एवं अन्य प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री का केंद्र कहलाता है स्टॉक एक्सचेंज या पूंजी बाजार। राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE की संस्तुति की थी फेरवानी समिति ने 1991 में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1992 में IDBI द्वारा। राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है IDBI। NSE की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी थी 25 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है दक्षिणी मुंबई में वर्ली में। एशिया का सबसे बड़ा एवं भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE का अन्य नाम है दलाल स्ट्रीट। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 में। BSE पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया 19 अगस्त 2005 को। BSE का प्रमुख सूचकांक है सेंसेक्स। सेंसेक्स सूचकांक की रचना की गई थी 1986 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज किया गया था 2005 में। मुंबई शेयर बाजार के 30 शेयरों का सूचकांक कहलाता है
संवेदी सूचकांक। मुंबई शेयर बाजार में 50 शेयरों का सूचकांक कहलाता है निफ्टी। मुंबई शेयर बाजार के 100 शेयरों का सूचकांक कहलाता है राष्ट्रीय सूचकांक। संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष है 1978 से 79। राष्ट्रीय सूचकांक का आधार है 1983 से 84। मुंबई शेयर बाजार की कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रणाली कहलाती है बोल्ट। सेक्सेस तथा डोलेक्स शेयर मूल्य सूचकांक है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है 23। मदरिया व तेजड़िया शब्दावली संबंधित है शेयर बाजार से। न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है वॉल स्ट्रीट। भारतीय पूंजी बाजार की नियामक संस्था है सेबी। सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी 22 अप्रैल 1988 को। सेबी संस्था है गैर संवैधानिक संस्था। ये सेबी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 30 जनवरी 1992 को। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। देश के स्टॉक एक्सचेंज को नियमित रखता है सेबी। भारतीय पूंजी बाजार को विनियोजित करता है सेबी। सेबी के सदस्य संख्या होती है 6। सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है कोलकाता, दिल्ली एवं चेन्नई में। शेयर घोटालों की जांच हेतु गठन किया गया समिति था जानकी रमन समिति आरबीआई द्वारा अप्रैल 1992 में। किसी शेयर को मान्यता प्रदान करता है सेबी। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे जेबी शे। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार स्थापित हुआ था 1602 ईस्वी में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। शेयर बाजार पर नियंत्रण किया जाता है सेबी द्वारा। फेमा का उद्देश्य है विदेशी विनिमय का प्रबंधन न कि नियंत्रण। फेमा लागू किया गया 2000 ईस्वी में फेरा की जगह। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है यूटीआई, भारतीय यूनिट ट्रस्ट। यूटीआई की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। यूटीआई आधारित है किस पर आधारित है? अमेरिकन पद्धति पर। यूटीआई का पहला ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड था यूएस 64। यूटीआई का मुख्यालय है मुंबई में। विनो पंक्ति है, पंक्ति किसकी है? यूटीआई का। आरबीआई के माध्यम से क्रय विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है गिल्ट एज बाजार में। नास्डेक है अमेरिकी शेयर बाजार। सहकारिता को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने वाला भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश। शेयर घोटालों की जांच हेतु गठित समिति है जानकी रमन समिति। शेयर होल्डरों की स्टॉक पर हुई कमाई को कहते हैं लाभांश। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुई थी 1996 में। OTCEI क्या है? भारत का एक शेयर बाजार। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक कहलाता है डो जोन्स। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक कहलाता है निकी। लंदन स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है FTSE 100। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द लिया गया है फ्रांस से 1803 में। बजट का प्रारंभ माना जाता है इंग्लैंड में। बजट विषय है समवर्ती सूची में। बजट पेश होता है लोकसभा में। आम बजट या केंद्रीय बजट को पेश करता है वित्त मंत्री। आम बजट की रचना का दायित्व होता है वित्त मंत्रालय पर। आम बजट का दायित्व किस पर होता है? वित्त मंत्रालय पर। आम बजट विभाजित होता है 109 भागों में विभाजित होता है। 103 लोक व्यय और 6 सुरक्षा व्यय से संबंधित होते हैं। भारतीय बजट को कहा जाता है मानसून का जुआ। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है केवल लोकसभा में। रेल बजट को पेश करता है रेल मंत्री। रेल बजट की अलग से पेश करने की सिफारिश की थी ओखरथन समिति ने 1921 में। रेल बजट की मान्यता मिली थी 1924-25 में।
स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था आर के षणमुखम सेठी ने 26 नवंबर 1947 को। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ जॉन मथई को 1950 में। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाला व्यक्ति है मोरारजी देसाई 10 बार। आउटकम बजट को पहली बार प्रस्तुत किया था पी चिदम्बरम ने 25 अगस्त 2005 को। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट भारत में शुरुआत हुई थी 1989 से। शून्य आधारित बजट के प्रतिपादक थे रॉबर्ट पियरे। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया? आंध्र प्रदेश में। बजट शब्द के बदले संविधान में उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण का। संविधान का वह अनुच्छेद जो वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने का उल्लेख करता है अनुच्छेद 112। वाट वीएटी मूल्य वर्धित कर की संस्तुति की थी 1976 में लक्ष्मी झा की अध्यक्षता में गठित समिति ने। वीएटी के प्रणेता थे मोरिस लारे, अर्थशास्त्री थे ये। वीएटी है एक अप्रत्यक्ष कर। विश्व में वाट को सर्वप्रथम अपनाने वाला देश है फ्रांस 1954 में। वाट की वर्तमान दर है 5%। भारत में वाट लागू है 1 अप्रैल 2005 से बिक्री कर की जगह। वाट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है हरियाणा। वाट लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य है उत्तर प्रदेश। गुड एंड सर्विस टैक्स को लागू करने वाला प्रस्ताव है कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2016 से 115वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत में मॉडरेट योजना कब लागू हुई? 1 मार्च 1986 से। मॉडरेट का संबंध है संपत्ति कर से। बजट घाटे से तात्पर्य है सभी प्राप्तियों व खर्च का अंतर। आजादी के बाद भारत में औद्योगिक नीति संबंधित प्रस्ताव पारित किया था 1949 में। देश में महारत्न तथा नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या है तो महारत्न तो 8 कंपनियों के पास में है और नवरत्न प्राप्त कितनी कंपनियां हैं? 16 है। 8वीं कौन सी है? बीपीसीएल। पहला महारत्न घोषित 5 कंपनियां है। पहला महारत्न घोषित 5 कंपनियां कौन सी है? ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल, आईओसी और सीआईएल। आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग सुधार से। लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की गई थी 1954 में। भारत का सबसे पुराना उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। भारत का सर्वाधिक पूंजी निवेश वाला उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग। भारत का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान है कपड़ा उद्योग का। विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग है पर्यटन। भारत में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1966 को। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति ग्रह प्रारंभ हुआ था 1897 में। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई थी 1977 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एफसीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1948 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। वर्तमान में आईएमएफ की कुल सदस्य संख्या है 188। आईएमएफ का मुख्य कार्य है राष्ट्रों के मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। आईबीआरडी अर्थात पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। आईबीआरडी अन्य नाम है विश्व बैंक का। वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या है 188। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में। भारत में लोहा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट है भिलाई इस्पात संयंत्र। पूर्व का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? अहमदाबाद को। सूती वस्त्रों की राजधानी किस नगर को कहा जाता है? मुंबई को। भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। पंजाब में हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लुधियाना। गेट
प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता की स्थापना हुआ था। यानी गेट की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1947 को। गेट के मुख्य सिद्धांत है सामान्य प्रशुल्क की नीति। WTO ने गेट का स्थान लिया था 1 जनवरी 1995 को। WTO का मुख्यालय है जिनेवा में। WTO की वर्तमान सदस्य संख्या है 164। 164वां सदस्य है अफगानिस्तान। फेमा को लागू किया गया था 2000 ईस्वी में फेरा की जगह। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदान संस्था है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। स्वर्णाभूषणों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क योजना प्रारंभ की गई 12 अप्रैल 2002 से। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया गया था 1970 में। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है ISI मानक। ISI इंडियन स्टैंडर्ड इश्यू का मुख्यालय है दिल्ली में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई 1998 से 99 में। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है एक मार्ग। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला है नागपुर में। रोग मार्ग प्रदान किया गया है बाल श्रम के उन्मूलन के लिए। पर्यावरण मित्र उत्पादन जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते को प्रदान किया जाता है इको मार्क। पर्यावरण मित्र उत्पादन जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता उसे कौन सा मार्क प्रदान किया जाता है? इको मार्क। सर्वप्रथम इको मार्क निर्धारित किए गए थे साबुन एवं डिटर्जेंट के लिए। ट्रेंड मार्क अधिनियम प्रभावी है 15 सितंबर 2003 से। ISI प्रमाणन जारी की गई थी 7 अप्रैल 2003 को। CRISIL क्रिस्टल का पूर्ण रूप है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला देश का पहला राज्य है कर्नाटक। भारतीय मानक ब्यूरो अस्तित्व में आया था 6 जनवरी 1947 को। ISO का मुख्यालय है दिल्ली में। भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी साख समितियां। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघे के विकास से। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध था चीनी घोटाले से। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। भगवती समिति किस कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई है? बेरोजगारी से। हजारी समिति किस नीति से संबंधित है? औद्योगिक नीति से। सुपर 301 संबंधित है मुक्त व्यापार में अवरोध में। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? ओपेक के द्वारा। भारत में आयात का अधिकतम भाग कहां से आता है? ओपेक से। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में सबसे अधिक आयात होता है चीन से। भारत द्वारा सबसे अधिक निर्यात होता है अमेरिका को। सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु है रत्न एवं आभूषण। सबसे अधिक आयात की जाने वाली वस्तु है पेट्रोलियम पदार्थ। भारत में विदेशी निवेश करने वाला प्रथम देश कौन है? मॉरिशन। हमने इस क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 500 प्रश्न करवाए हैं। जिसमें कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। और यह भी कमेंट करना हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी है। हमारे चैनल आलम स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।